नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी और दिलचस्प स्रोतों की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास इसरो की गगनयान उड़ान की तैयारी से जुड़ी अहम खबर है और हाँ, भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों पर भी नज़र डालेंगे। और एक बड़ा मुद्दा है भारत को सर्विस इकोनॉमी से प्रोडक्ट नेशन बनाने की सोच। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही कृषि से जुड़ी चिंताएं भी हैं, जैसे हमारी देसी गाय भैंसों की दूध देने की क्षमता वो कैसे बढ़े। और पर्यावरण के मोर्चे पर भी अहम घटनाक्रम है, जैसे रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश, और ये भी कि कैसे बाहर से आई प्रजातियां हमारी अर्थव्यवस्था को आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचा रही हैं। हाँ, और फिर रक्षा क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी भी है। भारत म्यांमार सीमा पर नियमों में बदलाव, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हलचल और हाँ, इतिहास का एक ज़रूरी पन्ना भी पलटेंगे। तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं और समझते हैं कि इनमें सबसे खास क्या है। शुरुआत करते हैं इसरो की शानदार कामयाबी से। गगनयान मिशन के लिए पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 जिसे कह रहे हैं, वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ये तो वाकई एक मील का पत्थर लगता है। निश्चित रूप से ये परीक्षण गगनयान के पैराशूट सिस्टम को परखने के लिए बेहद जरूरी था। आखिर यही सिस्टम हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर वापस लाएगा। और ये सिर्फ इसरो का ही प्रयास नहीं था, इसमें भारतीय वायुसेना थी, DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अच्छा, कई एजेंसियां शामिल थी। हाँ, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल सब शामिल थे। एक बेहतरीन टीम वर्क का उदाहरण है ये। इस सफल परीक्षण के बाद गगनयान मिशन अब किस पड़ाव पर है? इसका असल लक्ष्य क्या है? थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, गगनयान का मुख्य लक्ष्य है 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना। वो वहां 3 दिन बिताएंगे और फिर उन्हें सुरक्षित समुद्र में उतारा जाएगा। इसके लिए खास तौर पर तैयार किए गए ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट, जिसे HLVM-3 कहा जा रहा है, उसका इस्तेमाल होगा। HLVM-3। हाँ, और अगर हम कामयाब होते हैं तो भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चौथा देश? ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग होगी भारत के लिए। अच्छा, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था 23 अगस्त को। उस दिन भविष्य की कुछ और महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी जिक्र हुआ था। बिल्कुल। भारत की नजरें अब और ऊंची हैं। लक्ष्य है 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, जिसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा। और उससे भी आगे 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। अरे वाह, 2040 तक चांद पर? जी। इसके अलावा चंद्रयान 4 मिशन और शुक्र ग्रह के लिए भी एक मिशन की तैयारी, मतलब पाइपलाइन में है। अंतरिक्ष की ही बात हो रही है तो एक और खोज काफी चर्चा में है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने यूरेनस ग्रह का एक और चंद्रमा खोज लिया है। 29वां? हाँ, 29वां। फिलहाल इसे S2025U1 नाम दिया गया है। JWST लगातार हमें हैरान कर रहा है। इसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कनाडिया स्पेस एजेंसी CSA ने मिलकर दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। ये टेलीस्कोप पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसकी खासियत है कि ये इंफ्रारेड तरंगों के जरिए ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत से लेकर आज तक के मतलब हर चरण का अध्ययन कर सकता है। अच्छा। हमारी आकाशगंगा और सौर मंडल कैसे बने, ये सब समझने में मदद कर रहा है। कमाल है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था पर। आजकल ये बात काफी जोर पकड़ रही है कि भारत को सिर्फ सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था बने रहने से आगे बढ़कर प्रोडक्ट नेशन बनना होगा। ये सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, पर इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, प्रोडक्ट नेशन बनने का मतलब है कि देश सिर्फ सॉफ्टवेयर या IT सेवाएं जैसी चीजें ही न दे, बल्कि बड़े पैमाने पर ऐसी चीजें बनाए जिनका मूल्य ज्यादा हो, जैसे एडवांस्ड मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, खास किस्म के केमिकल्स वगैरह, और उन्हें दुनिया भर में बेचें। अच्छा, मतलब हम सिर्फ खरीदार या सर्विस प्रोवाइडर ना रहे। बिल्कुल, बल्कि खुद नए और उन्नत उत्पाद बनाने वाले और बेचने वाले बने। इसमें सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP के आधार पर समाधान तैयार करना और उन्हें निर्यात करना भी शामिल है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? हमारा सर्विस सेक्टर तो काफी मजबूत माना जाता है ना? हाँ, मजबूत है, पर जरूरत कई वजहों से है। पहली और सबसे अहम वजह है
आप कह सकते हैं रणनीतिक बढ़त। आज दुनिया में उसी देश की धाक है जिसके पास जरूरी चीजों का उत्पादन है। जैसे ताइवान का दबदबा है सेमीकंडक्टर चिप्स में, या चीन का रेयर अर्थ खनिजों पर। दूसरा, हमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स में सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा बनकर नहीं रहना है, बल्कि अपनी एक अहम पहचान बनानी है। सही कहा। तीसरा कारण है आर्थिक स्थिरता। जो देश खुद उत्पाद बनाते हैं वो वैश्विक मंदी या सप्लाई चेन में रुकावट जैसी दिक्कतों का सामना मतलब बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सर्विस सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भरता हमें बाहरी झटकों के प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील बनाती है। ये बात तो सोचने वाली है। तो इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? कुछ हो रहा है इस पर? सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजनाएं शायद सबसे बड़ा कदम है। ये 14 अलग अलग क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। 14 क्षेत्रों में? हाँ। फिर सेमीकंडक्टर जैसी अहम चीजों की डिजाइन के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजनाएं। फिर भविष्य की तकनीक पर फोकस करने वाले मिशन हैं, जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और इंडिया AI मिशन। और इन सब चीजों को बनाने और पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कों, बंदरगाहों की जरूरत होती है। उसके लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पर काम हो रहा है। यानी कोशिशें तो हो रही हैं, पर यहां से आगे प्रोडक्ट नेशन बनने का रास्ता कितना लंबा और चुनौतीपूर्ण लगता है? रास्ता निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। देखिए, हमें वैश्विक स्तर पर साझेदारी करनी होगी। जैसे ताइवान जैसे देशों से सीखना होगा कि वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग में इतने आगे बढ़े। सबसे जरूरी है अनुसंधान और विकास R&D पर भारी निवेश करना। हमें सिर्फ दूसरों की तकनीक इस्तेमाल नहीं करनी, अपनी तकनीक बनानी होगी। अपनी तकनीक? बिल्कुल। इसके लिए शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना होगा, ताकि हमारे पास काबिल इंजीनियर और वैज्ञानिक हों। और साथ ही ऐसे नियम कानून बनाने होंगे जो उद्योग लगाने और चलाने में मदद करें, न कि बाधा बने। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष तकनीक जैसी चीजें भी इसमें मदद कर सकती हैं R&D का कल्चर बनाने में। ये तो दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करते हुए इसका एक अहम हिस्सा कृषि है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के कामकाज पर एक रिपोर्ट दी है, खासकर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हमारी देसी गाय भैंसों की नस्ल सुधारने के प्रयासों पर। क्या स्थिति है इस मोर्चे पर? देखिए, भारत में आधिकारिक तौर पर गायों की 53 और भैंसों की 21 देसी नस्लें हैं। अच्छी खबर यह है कि इनकी औसत दूध उत्पादकता कुछ बड़ी है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक देसी गाय औसतन 3.54 किलो रोज का। हाँ, रोज का, और भैंस 5.92 किलो दूध रोज दे रही हैं। ये सुधार तो है, लेकिन क्या ये काफी है, खासकर जब हम विदेशी नस्लों से तुलना करते हैं? यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। ये उत्पादकता विदेशी या संकर नस्लों के मुकाबले काफी कम है। वो औसतन 8.5 किलो दूध रोज देती हैं। और अगर हम इजराइल या अमेरिका जैसे देशों के डेयरी उद्योग को देखें तो हमारा औसत बहुत पीछे रह जाता है। मतलब सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो ये देसी नस्लें कम दूध क्यों देती हैं? समिति ने क्या कारण बताए हैं इसके? समिति ने कुछ मुख्य वजह बताई हैं। पहला, कृत्रिम गर्भाधान मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI का इस्तेमाल अभी भी बहुत कम है। देश में सिर्फ 30% पशुओं तक ये तकनीक पहुंच पा रही है। सिर्फ 30%? हाँ। दूसरा, AI करने वाले प्रशिक्षित तकनीशियनों की भारी कमी है। जरूरत 2 लाख से ज्यादा की है, पर हैं सिर्फ 1.16 लाख। और तीसरा अहम कारण यह है कि ज्यादातर मतलब 80% से ज्यादा देशी पशु छोटे किसानों या भूमिहीन मजदूरों के पास हैं, जिनके पास उन्हें अच्छा चारा, पानी या देखभाल देने के साधन वो सीमित होते हैं। ये तो बड़ी चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए समिति ने क्या रास्ते सुझाए हैं? समिति ने कुछ ठोस सिफारिशें की हैं। एक तो ये कि जो नस्लें बहुत कम बची हैं उनके लिए मानदंड बदले जाएं। कम से कम 50,000 पशु हों तभी जीनोमिक तकनीक कारगर होगी। दूसरा, नस्ल सुधार कार्यक्रम सिर्फ कुछ चुनिंदा नस्लों पर ही फोकस न करे, बल्कि सभी राज्यों की प्रमुख देसी नस्लों को शामिल किया जाए। तीसरा, वीर्य यानी सीमेन की गुणवत्ता और सप्लाई में गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय हो, और लिंग वर्गीकृत वीर्य मतलब सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे ज्यादा बच्चियां पैदा हों, वो आसानी से उपलब्ध कराया जाए। क्या इन सिफारिशों के अलावा भी देसी नस्लों को बेहतर बनाने के लिए कुछ और प्रयास चल रहे हैं? हाँ, कई पहले जारी हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 से चल रहा है, जिसका मकसद ही देसी नस्लों का संरक्षण और विकास है। नस्ल सुधार में तेजी लाने के लिए IVF तकनीक और लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। जीनोमिक चयन यानी अच्छी नस्ल के पशुओं की पहचान DNA से करने के लिए GAU-CHIP
GAUCHIP। हाँ, गायों के लिए और महिष चिप, भैंसों के लिए ऐसे चिप विकसित किए गए हैं। और इन सब जानकारियों को एक जगह लाने के लिए भारत पशुधन ऐप जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। ओके। कृषि में संसाधनों के प्रबंधन की बात हो रही है, तो इससे जुड़ा एक अहम मुद्दा पर्यावरण का है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेत खनन पर एक बड़ा फैसला दिया है। जी हाँ, ये फैसला बहुत मायने रखता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नदियों से रेत निकालने की इजाज़त मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट DSR बनाना काफ़ी नहीं है। अब पुनर्पूर्ति अध्ययन यानी रेप्लेनिशमेंट स्टडी करना अनिवार्य होगा। पुनःपूर्ति अध्ययन? हाँ, यानी ये पता लगाना होगा कि नदी में जितनी रेत निकाली जा रही है उतनी प्राकृतिक रूप से वापस भर भी पा रही है या नहीं। इसके बिना DSR अधूरा और दोषपूर्ण माना जाएगा। कोर्ट ने इसे प्राकृतिक पुनर्जनन नेचुरल रीजनरेशन के सिद्धांत से जोड़ा है। अगर ये अध्ययन न हो और अंधाधुंध रेत निकाली जाए तो उसके क्या खतरे हैं? खतरे बहुत गंभीर हैं। नदी के किनारे कटने लगते हैं, पानी में रहने वाले जीवों का घर उजड़ जाता है, जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरने लगता है, मछलियों जैसी कई प्रजातियों के अंडे देने की जगह खत्म हो जाती है, जिससे जैव विविधता घटती है। और जब नदी का तल अस्थिर हो जाता है तो बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके लिए पहले से कानून हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले व गाइडलाइंस भी हैं, जिनमें पुनरापूर्ति दर का आकलन जरूरी बताया गया था। लेकिन इस नए फैसले ने इसे और पुख्ता कर दिया है। पर्यावरण से जुड़ी एक और चिंता है आक्रामक प्रजातियों की, इन्वेजिव स्पीशीज की। सुनने में आया है कि इनसे दुनिया को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हाँ, आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। एक ताज़ा अध्ययन बताता है कि ऐसे पौधे और जानवर जो किसी जगह के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन वहां तेजी से फैल गए हैं, उन्होंने दुनिया भर में अब तक $2.2 ट्रिलियन से ज्यादा का आर्थिक नुकसान किया है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स? जी, सबसे ज्यादा नुकसान आक्रामक पौधों से हुआ है। हाँ। फिर कीड़े मकोड़ों मतलब आर्थ्रोपॉड, और फिर स्तनधारी जानवरों से। भारत में लंटाना की झाड़ी, कांग्रेस घास यानी पार्थेनियम, तालाबों को ढक लेने वाली जलकुंभी, हाँ जलकुंभी तो देखी है, और देसी मछलियों को खत्म करने वाली अफ्रीकी कैटफिश इसके जाने पहचाने उदाहरण हैं। ये आक्रामक प्रजातियां नुकसान कैसे पहुंचाती हैं और इनसे निपटने का क्या तरीका है? ये स्थानीय भोजन श्रृंखला को बिगाड़ देती हैं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर सकती हैं, खेती को नुकसान पहुंचाती हैं, उपज कम कर देती हैं और कभी-कभी इंसानों या जानवरों में बीमारियां भी फैला सकती हैं। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका तो रोकथाम है, यानी उन्हें नए इलाकों में आने ही ना दिया जाए, जिसके लिए व्यापार और यात्रा पर निगरानी जरूरी है। अगर वो आ चुकी हैं तो उन्हें हटाने के लिए जैविक तरीके, जैसे उनके प्राकृतिक दुश्मन का इस्तेमाल, या यांत्रिक तरीके मतलब हाथ से उखाड़ना या मशीन से काटना, या फिर रासायनिक तरीके, दवाओं का छिड़काव, ये सब अपनाए जाते हैं। कोशिश ये होती है कि उन्हें पूरी तरह खत्म करके उस जगह पर वापस स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएं। और फसलों के अवशेष यानी पराली जलाने का मुद्दा भी पर्यावरण और कृषि दोनों से जुड़ा है। इस पर भी कोई नई जानकारी है? हाँ, एक अध्ययन बताता है कि पराली जलाने और उसे खेत से हटाने का असर सिर्फ वायु प्रदूषण तक सीमित नहीं है। इसका खेती की जैव विविधता पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। पराली जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व तो जाते ही हैं, धुएं से हवा में उड़ने वाले कीड़े और पक्षी भी प्रभावित होते हैं। मकड़ी, लेडी बर्ड बीटल, मेंढक जैसे किसान मित्र जीव जो हानिकारक कीटों को खाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। सही है। चलिए अब जरा देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये सिस्टम क्या है? IDWS को आप एक तरह का हवाई सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये एक बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जिसका काम है हमारी सीमाओं और महत्वपूर्ण जगहों को दुश्मन की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स, UAVs जैसे हवाई खतरों से बचाना। यह सिस्टम ना सिर्फ इन खतरों का पता लगा सकता है, बल्कि उन्हें हवा में ही मार गिराने में भी सक्षम है। बहुस्तरीय मतलब इसमें कई तरह के हथियार शामिल होंगे? बिल्कुल, इसमें कई अलग अलग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। एक है स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRASAM। ये कम दूरी, करीब 30 किलोमीटर तक की मिसाइल है, जिसे ट्रक पर लगाया जा सकता है ताकि एक चलती फिरती फौजी टुकड़ियों को भी सुरक्षा दे सके। अच्छा, मोबाइल है ये? हाँ। दूसरा है एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSORADS। ये कंधे पे रखकर दागी जाने वाली छोटी मिसाइल है
जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर या ड्रोन को निशाना बना सकती है। और तीसरा, जो काफी भविष्यवादी तकनीक है, वो है लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW। लेजर वेपन? हाँ, ये लेजर बीम का इस्तेमाल करके ड्रोन जैसे खतरों को पलक झपकते, मतलब प्रकाश की गति से नष्ट कर सकता है। इन सभी हथियारों को एक सेंट्रल कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जाता है, जिसे DRDL हैदराबाद ने विकसित किया है। वो इस पूरे प्रोग्राम की मुख्य लाभ है। एक और रक्षा प्रणाली हाल में खबरों में थी, एक्सगार्ड फाइबर ऑप्टिक टोए डिकॉय, FOTD। कहा जा रहा है कि इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया था। हाँ, एक्सगार्ड FOT एक दिलचस्प तकनीक है। इसे इजराइल की कंपनी राफेल ने बनाया है। ये एक तरह का छलावा या प्रलोभक डिकॉय जिसे कहते हैं, जिसे लड़ाकू विमान अपने पीछे एक फाइबर ऑप्टिक केबल से खींचता है। इसका काम है दुश्मन के रडार को भ्रमित करना। ये विमान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है और रडार को अपनी तरफ खींचता है ताकि विमान सुरक्षित रह सके। अच्छा। खास बात यह है कि इसे उड़ान के दौरान वापस विमान में खींचा भी जा सकता है। ये काफी उन्नत तकनीक मानी जाती है। रक्षा के बाद अब कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था थी, FMR, उसका क्या हाल है? आसाम राइफल्स ने हाल ही में बताया है कि FMR के तहत भारत आए करीब 42,000 म्यांमार नागरिकों की पहचान और पंजीकरण, मतलब मैपिंग की गई है। आपको याद दिला दूं कि FMR भारत और म्यांमार के बीच 2018 में हुई एक व्यवस्था थी, जिसके तहत सीमा के दोनों तरफ 16 किलोमीटर अंदर तक रहने वाले आदिवासी समुदायों के लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते थे। हाँ, याद है। लेकिन फरवरी 2024 में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से इसे खत्म करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि औपचारिक अधिसूचना शायद अभी बाकी है। फिलहाल दिसंबर 2024 से एक नई व्यवस्था है, जिसमें असम राइफल्स 7 दिन के लिए सिंगल एंट्री पास देती है, जो सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक ही मान्य होता है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रूस के कुर्स्क इलाके से परमाणु संयंत्र से जुड़ी कुछ चिंताजनक खबर आई थी। हाँ, खबरों के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर में आग लग गई थी, जिसे बाद में बुझा दिया गया। कुर्स्क क्षेत्र रूस के पश्चिमी हिस्से में और यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है। ये जगह ऐतिहासिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की कुर्स्क की लड़ाई, जो इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई मानी जाती है। हाँ, कुर्स्क की लड़ाई। और दुनिया के सबसे बड़े लौ अयस्क भंडारों में से एक कुर्स्क मैग्नेटिक अनोमली के लिए जानी जाती है। अच्छा, एक अच्छी खबर भी है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का सदस्य बन गया है। जी हाँ, ये भारत की एक बड़ी पहल है। IBCA को अप्रैल 2030 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए देशों को एक साथ लाना। 7 बड़ी बिल्लियां? जी, इसका मुख्यालय भारत में ही होगा और नेपाल के जुड़ने से अब इसमें 13 सदस्य देश हो गए हैं। ये वन्य जीव संरक्षण में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दिखाता है। उधर प्रशांत महासागर में हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय और लगातार फटने वाले ज्वालामुखियों में गिना जाता है। ये हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। हालिया विस्फोट में फिर से लावा के फव्वारे और बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गैसें, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड, निकलती देखी गईं, जिससे वहां अलर्ट जारी किया गया था। और अब इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम, विट्ठल भाई पटेल। उन्हें क्यों याद किया जा रहा है? इस साल अगस्त में इस बात को 100 साल पूरे हो गए हैं कि विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उस समय की संसद के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर बने थे। ये 1925 की बात है। 100 साल? हाँ, विट्ठल भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े नेता, काबिल वकील और समाज सुधारक थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और बॉम्बे नगर निगम के मेयर भी रहे थे। अंत में उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी अहम है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता फोरम, जो अब आयोग कहलाते हैं, वो अपने सभी तरह के फैसलों को, सिर्फ अंतरिम आदेशों को नहीं बल्कि सभी फैसलों को उसी तरह लागू करवा सकते हैं जैसे दीवानी अदालतें यानी सिविल कोर्ट्स अपने फैसलों को लागू करवाती हैं। अच्छा, मतलब उनकी पावर बढ़ गई। एक तरह से जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। इसने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2002 में हुए एक संशोधन को सही ठहराया, जिसने फोरम की शक्तियों को कुछ हद तक सीमित कर दिया था। हालांकि अब 1986 की जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है, जिसके तहत
एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA भी बनाया गया है। लेकिन फोरम की शक्तियों पर यह स्पष्टता महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरने और प्रोडक्ट नेशन बनने जैसे बड़े सपने देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि और पर्यावरण से जुड़ी जमीनी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। बिल्कुल। साथ ही हमने देखा कि कैसे रक्षा तकनीक में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सीमा प्रबंधन की नीतियां बदल रही हैं और वैश्विक घटनाक्रमों का भी हम पर असर पड़ रहा है। और हाँ, विट्ठल भाई पटेल जैसे नेताओं की विरासत और उपभोक्ता अधिकारों पर न्यायिक स्पष्टता भी हमारे वर्तमान को समझने में मदद करती है। आज की बातचीत से कई परतें खुली। एक सवाल जो दिमाग में घूम रहा है, जैसे जैसे भारत प्रोडक्ट नेशन बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उसे जाहिर है ज्यादा उद्योगों, ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। ऐसे में वो अपनी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं और जैसे हमने बात की रेत खनन या फसल अवशेष प्रबंधन जैसी पर्यावरणीय हकीकतों के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे साधेगा? ये वास्तव में आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आपने। आर्थिक तरक्की, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और पर्यावरण की सुरक्षा, इन तीनों लक्ष्यों में सामंजस्य बिठाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये संतुलन कैसे बनता है, यही शायद भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को इन स्रोतों से मिली जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।